यदि हमें चंद्रमा पर पानी मिल जाए तो क्या होगा? यदि हमें चंद्रमा पर पानी मिलता है, तो इसका भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। पानी अंतरिक्ष में एक मूल्यवान संसाधन है और इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे हवा, पानी और प्रणोदक के लिए किया जा सकता है। यदि हम चंद्रमा से पानी निकाल सकें, तो चंद्रमा और उससे आगे स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना आसान और अधिक लागत प्रभावी हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा पर पानी खोजना अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए दूरगामी प्रभाव वाली एक महत्वपूर्ण खोज होगी। इससे चंद्रमा और उससे आगे स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना आसान हो जाएगा और हमारे सौर मंडल के इतिहास के बारे में नई खोजें हो सकती हैं। अंतरिक्ष में पानी को प्रणोदक के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है? पानी को अंतरिक्ष में प्रणोदक के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विभाजित करके और उन्हें रॉकेट नोजल में जलाकर जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नासा के पाथफाइंडर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 1 के अनुसार एक नए प्रकार की प्रणोदन प्रणाली जो पानी को ईंधन के रूप में उपयोग करती है। यह प्रणाली ईंधन के रूप में एक पिंड तरल पानी ले जाएगी और अंतरिक्ष में पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर उन्हें एक छोटे रॉकेट इंजन में जला देगी। पानी अंतरिक्ष में एक मूल्यवान संसाधन है और इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। वायु, जल और प्रणोदक के रूप में पारंपरिक उच्च प्रदर्शन वाले ईंधन विषाक्तता, ज्वलनशीलता और अस्थिरता सहित जोखिम पैदा करते हैं। अंतरिक्ष प्रणोदन प्रणालियों के लिए ऐसे रॉकेट ईंधन के उपयोग के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है, जिससे मिशन की लागत बढ़ जाती है। इन प्रणोदन प्रणालियों को क्यूबसैट के लिए व्यवहार्य बनाने के लिए अच्छे प्रणोदक प्रदर्शन को सुरक्षा द्वारा संतुलित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि CIS चंद्र अंतरिक्ष में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो सस्ती परिवहन प्रदान करने के लिए पानी को सीधे सौर तापीय रॉकेट STR में प्रणोदक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सौर तापीय रॉकेटों का अभी तक उपयोग क्यों नहीं किया गया? सौर तापीय रॉकेट अभी भी प्रायोगिक चरण में है और अभी तक अंतरिक्ष अभियानों के लिए उनका उपयोग नहीं किया गया है। सौर तापीय रॉकेटों के साथ मुख्य चुनौतियों में से एक यह है कि उन्हें सौर ऊर्जा एकत्र करने के लिए एक बड़े सतह क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जिसे अंतरिक्ष में हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्रणोदक को गर्म करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान रॉकेट के इंजन और अन्य घटकों को नुकसान पहुंचा सकता है। एक और चुनौती यह है कि सौर तापीय रॉकेट अन्य प्रकार की प्रणोदन प्रणालियों जैसे रासायनिक रॉकेटों की तरह कुशल नहीं है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे उच्च ऊर्जा ईंधन का उपयोग करते हैं। हालांकि शोधकर्ता नई सामग्री और डिजाइन विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जो सौर तापीय रॉकेटों को अंतरिक्ष यात्रा के लिए अधिक कुशल और व्यावहारिक बना सकते हैं। निष्कर्ष में, जबकि सौर तापीय रॉकेटों में अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति लाने की क्षमता है, फिर भी कई तकनीकी चुनौतियां हैं जिन्हें अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपयोग करने से पहले दूर करने की आवश्यकता है। चंद्रयान 3 के नवीनतम निष्कर्ष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के पहले निष्कर्ष साझा किए हैं। विक्रम लैंडर के पेलोड ने चंद्रमा की मिट्टी का तापमान मापा है, जो गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है। पेलोड में एक तापमान जांच है जो नियंत्रित प्रवेश तंत्र से सुसज्जित है, जो सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंचने में सक्षम है। चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर भारत की सॉफ्ट लैंडिंग क्षमता को प्रदर्शित करना है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के जरिए लैंडर और रोवर पृथ्वी से संपर्क करेंगे। रोवर, जिसका नाम प्रज्ञान है, 2 प्रमुख विशेषताओं से सुसज्जित है: अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो दोनों चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों में मौजूद रासायनिक तत्वों का निर्धारण करने में सक्षम है। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS कैसे काम करता है? अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर APXS एक उपकरण है जो रेडियोधर्मी स्रोतों से अल्फा कणों और एक्स-रे के साथ नमूना विकिरण के बाद अल्फा कणों और फ्लोरोसेंट एक्स-रे के बिखरने को मापकर नमूने की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करता है। इस पद्धति का उपयोग अक्सर अंतरिक्ष अभियानों में किया जाता है क्योंकि इसमें कम वजन, छोटे आकार और न्यूनतम बिजली की खपत की आवश्यकता होती है। APXS में एक छोटा अल्फा कण स्रोत होता है जो रेडियोधर्मी क्षय के दौरान अल्फा कणों का उत्सर्जन करता है। जब ये अल्फा कण नमूने के परमाणु नाभिक से टकराते हैं, तो उनमें से कुछ डिटेक्टर पर वापस बिखर जाते हैं। नमूने की मौलिक संरचना निर्धारित करने के लिए, विशेष रूप से हल्के तत्वों के लिए, बैकस्कैटर अल्फा कणों के ऊर्जा वितरण का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ अल्फा कण परमाणु नाभिक द्वारा अवशोषित होते हैं,
जिससे प्रोटॉन का उत्पादन होता है, जिसका भी पता लगाया जा सकता है। एपीएक्सएस नमूने का विश्लेषण करने के लिए एक्सरे का भी उपयोग करता है। जब नमूने को एक्सरे से विकिरणित किया जाता है तो यह फ्लोरोसेंट एक्सरे उत्पन्न करता है, जो नमूने में मौजूद तत्वों की विशेषता होती है। नमूने की मौलिक संरचना निर्धारित करने के लिए इन फ्लोरोसेंट एक्सरे के ऊर्जा वितरण का भी विश्लेषण किया जा सकता है। कुल मिलाकर एपीएक्सएस चट्टानों और मिट्टी की मौलिक संरचना के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है, जो वैज्ञानिकों को अन्य ग्रहों पर क्रिस्टल गठन, अपक्षय प्रक्रियाओं और जल गतिविधि को समझने में मदद कर सकता है। लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे काम करती है? लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी LIBS एक प्रकार का परमाणु उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो उत्तेजना स्रोत के रूप में अत्यधिक ऊर्जावान लेजर पल्स का उपयोग करता है। लेजर को प्लाज्मा बनाने पर केंद्रित किया जाता है, जो नमूनों को परमाणुकृत और उत्तेजित करता है। प्लाज्मा का निर्माण तभी शुरू होता है जब केंद्रित लेजर ऑप्टिकल ब्रेकडाउन के लिए एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता है, जो आमतौर पर पर्यावरण और लक्ष्य सामग्री पर निर्भर करता है। जब लेजर पल्स को नमूने की सतह पर केंद्रित किया जाता है तो यह उसके एक छोटे से अंश को प्लाज्मा में विघटित कर देता है। यह पदार्थ की एक विशेष अवस्था है जिसमें उच्च तापमान और मजबूत आयनीकरण होता है। फिर नमूने की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गर्म प्लाज्मा द्वारा उत्सर्जित ऑप्टिकल विकिरण को एकत्र किया जाता है और वर्णक्रमीय रूप से विघटित किया जाता है। LIBS को ठोस, तरल और यहाँ तक कि गैसों के अध्ययन के लिए भी लागू किया जा सकता है। कुल मिलाकर LIBS सामग्रियों की मौलिक संरचना के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है, जो वैज्ञानिकों को उनकी रासायनिक संरचना को समझने में मदद कर सकता है। इसे व्यावहारिक रूप से विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के अनुप्रयोग के हर क्षेत्र में प्रस्तावित और परीक्षण किया गया है। औद्योगिक और पर्यावरणीय निदान, फोरेंसिक विश्लेषण, बायोमेडिसिन, सांस्कृतिक विरासत अध्ययन और कई अन्य क्षेत्रों के लिए। भारत के लिए महान क्षण। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने कई क्षेत्रों के लिए अवसरों की लहर खोल दी है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की उल्लेखनीय उपलब्धि ने अंतरिक्ष तकनीक, एरोस्पेस, रक्षा और आर जैसे क्षेत्रों में शामिल कई स्टार्टअप और कंपनियों के लिए अवसरों का एक नया क्षितिज खोल दिया है।